चलो ठीक। देखिए, आज हम नया सब्जेक्ट सीपीसी स्टार्ट कर रहे हैं, सिविल प्रोसीजर लॉ। आज हम सीपीसी स्टार्ट कर। अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि सीपीसी के अंतर्गत तो दो पार्टों में सीपीसी को बांट रखा है। पहला पार्ट है सेक्शन और दूसरा पार्ट है किसका? ऑर्डर्स, जिसको हम बोलते हैं रूल्स। सेक्शन और रूल्स दो पार्टों में बांट रखा है। कितने सेक्शन है? 158 सेक्शन है और 51 रूल्स। अब देखिए, ये क्या है? प्रोसीजर लॉ है और प्रोसीजर लॉ को दो पार्टों में बांटा है ना। पहली क्या बांटी है? सबस्टेंटिव प्रोसीजर लॉ, मूल प्रक्रिया विधि। इसमें प्रक्रिया से संबंधित नियम बताए, ठीक। और ऑर्डर्स में उनकी प्रोसेस बताइए, नियमों की प्रोसेस बताइए। जैसे कि 30 दिन में सेक्शन 27 क्या कह रहा है? अक्यूज को समन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सम्मन सर्विस की जाएगी। किसको? अक्यूज को। किसके बाद में? वाद पत्र जिस दिन संस्थित हो गया कोर्ट में, उसके 30 दिन में क्या किया जाएगा? सम्मन सर्विस की जाएगी। कैसे की जाएगी? कैसे की जाएगी? ये कहीं सेक्शनों में लिखा है? उसकी प्रोसेस कि सम्मन कैसे सर्विस की जाएगी, ये प्रोसेस आपको कहां बताई? ऑर्डर। सेक्शन 26 क्या कह रहा है? कि भाई कोई भी अगर आप वाद संस्थित करना चाहते हो कोर्ट के अंतर्गत, तो कैसे करोगे? वाद पत्र के द्वारा। कैसे करोगे? वाद पत्र पेश करोगे, साथ में शपथ पत्र होगा। यही बात है। लेकिन वाद पत्र कैसे तैयार होगा? कहां पेश होगा? कब पेश होगा? इसके बारे में कहीं बताए? सेक्शंस की बात कर रहे हैं। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ रहा है? सेक्शन ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना पड़ रहा है। आगे बात समझ? दो बातें हो गई। फिर उसके बाद में सेक्शन, कहां थे हम? अब सेक्शंस में क्या दे रखा है? नियम दे रखे। 96 से 106 में अपील के बारे में बता रखा है। अपील कौन से मामलों की होगी, कहां होगी, अपील की प्रोसीजर कैसे होगी, ये ऑर्डर 41 में दे रखा है। आ रही है मेरी बात समझ? तो सेक्शंस क्या दे रहे हैं आपको? बेसिक रूल्स दे रहे हैं। किसके? प्रोसीजर। बेसिक रूल्स दे रहे हैं किस चीज के? प्रोसीजर को, कि आपको कैसे प्रोसीजर करना है। ये आपने बात संचित कर दिया, उसके बाद प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। आगे बात, प्रोसीडिंग कैसे होगी, इशू कैसे बनेंगे, आगे बात समझ में। तो ये कहां दे रखा है? ये ऑर्डर्स में दे रखा है, सेक्शंस में नहीं दे रखा। सेक्शंस में बेसिक रूल दे रखा है कि ये काम होगा। कैसे होगा, ये कहां दे रखा है? रूल्स। अब सेक्शन 36 क्या कहते हैं? डिग्री के एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है, ठीक। डिग्री का एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, ये बता रहा है। सेक्शन 37 38 ये बता रहा है। नहीं, फिर उसके बाद में ट्रांसफर हो जाती है तो क्या होगा, फिर किस प्रकार से करवाई जाएगी,
अब ये कहता है कि डिग्री का एग्जीक्यूशन या तो अगर प्रॉपर्टी है तो उसकी डिलीवरी करके होगी, अटैचमेंट करके होगी, व्यक्ति को अरेस्ट करके होगी, सेल करके होगी। ये प्रोसेस बता बता दिया इस तरीके से होगी। अब उसकी प्रोसेस कैसे होगी? अरेस्ट करने से पहले उसे बुलाएंगे, नोटिस देंगे, कारण बताएंगे, पूछेंगे कि क्यों ना आपको अरेस्ट किया जाए, आप अपनी प्रॉपर्टी की सूची दो। ये थोड़ी है जाते अरेस्ट कर ले, अरेस्ट वारंट उसका इशू किया जाएगा। ये प्रोसीजर कहाँ दे रखी है भाई? अटैचमेंट के बाद में प्रॉपर्टी सेल होगी, वहां तो केवल इतना ही कह दिया कि सेल होगी। सेल होने के बाद और व्यक्ति आपत्ति करते हैं तो जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी बिक रही है वो अगर आपत्ति करता है तो सेल कब फाइनल होगा? ये प्रोसीजर कहाँ दे रखी है? रूल्स में दे रखी है। आ रही मेरी बात समझ में? ये कहाँ दे रखी है? रूल्स में दे रखी है। अब होता क्या है, हम पढ़ते हैं। एक चीज मैं बताऊं आपको, आपकी सीआरपीसी बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। नहीं, सीआरपीसी में हर सेक्शन में मतलब निकलता है। सीआरपीसी में हर सेक्शन में क्या होता है? मतलब निकलता है। फिर केस लॉ से उसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है आपको बात बात में। लेकिन 1908 में सीपीसी बनी थी, कितने केस लॉ यूज होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 50। अगर बहुत अधिक मान इंटरप्रिटेशन की बात करें तो 1908 का बना कानून 1925 2025 में आ गए, यानी 100 साल से ज्यादा हो गए, यानी 117 साल। नहीं, लेकिन हमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप ये सोचो कि सबसे अगर इजी सब्जेक्ट है तो कौन सा है? सीपीसी। लेकिन कब है? जब आप उसको तरीके से पढ़ते हो, यानी आपका सेक्शंस का और रूल्स का कॉम्बिनेशन सही है और आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो जैसे कोर्ट में चल रहा है कहानी की तरह, तब तो ये लगता है कि सीपीसी सबसे इजी है। लेकिन हम क्या करते हैं? पहले सेक्शन सारे याद करेंगे, फिर हम ऑर्डर अलग से याद करेंगे, और फिर ऑर्डर 20 होने के बाद में तो 21वें का इतना बड़ा ब्रेकर आ जाता है कि मत ही नहीं होती। फिर ये कहेंगे यार फिर सीपीसी हम बाद में पढ़ेंगे, फिर हमेशा बाद में ही रह जाती है। और फिर कहते हैं क्या? क्या हमारी यार सीपीसी कमजोर है। सीपीसी जैसा सब्जेक्ट तो कमजोर हो ही नहीं सकता भाई। सीपीसी का सब्जेक्ट तो कमजोर हो ही नहीं सकता, आपको इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही नहीं है। बाकी आप कोई सा चला जाओ, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, उसमें भी कितना इंटरप्रिटेशन है। दुनिया भर के केस लो याद करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, उसमें भी बस दुनिया भर के केस लो है। आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, सब में केस लो की भरमार पड़ी हुई है। आप ये सोचो कि इतना इजी और बनाया है, बस क्या है दिक्कत? क्या है कि इसको सेट नहीं किया। अगर ये एक साथ बना देता कि भाई ये तो नियम हो गया, ये प्रोसीजर हो गई, ये रूल हो गया, ये प्रोसीजर हो गया, तब तो आपको लगता है कि सीपीसी से बेस्ट कुछ है ही नहीं सारे सब्जेक्टों में। और अदरवाइज हमारा जो पढ़ने का तरीका है, हम क्या करते हैं कि भाई कोर्ट में जैसे प्रोसीजर चल रही है उसके साथ में रूल्स और नियम्स को पढ़ते चलो, आपको लगेगा मजा आ रहा है, तो पूरी सीपीसी क्लियर है। अदरवाइज तो मैंने एक्सपीरियंस है कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सेक्शन, फिर सेक्शन पूरे हो जाएंगे उसके बाद में रूल्स को हम अलग से पढ़ेंगे, रूल्स को फिर हम क्या करेंगे? अलग से पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर क्या होगा? रूल्स को जब पढ़ेंगे तो सेक्शन 20 ऑर्डर 20 तक तो हम हिम्मत करके पहुंच जाएंगे, और जैसे 21वें में पहुंचे तो ऐसे लगता है कि यार दुनिया का सबसे टफ सेक्शन ये ऑर्डर है। तो आप ये मानो कि अगर आप प्रैक्टिकली उसको पढ़ करके देखो, आपको लगेगा यार इससे इजी तो कुछ है ही नहीं। और आपको एक चीज बता दूं, एग्जामिनर की आदत है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, वो एग्जीक्यूशन से क्वेश्चन जरूर पूछता है। क्योंकि एग्जीक्यूशन आम बच्चों के लिए क्या बना रखा है? एक पहाड़ बना रखा है कि यार ये तो बिल्कुल पहाड़ की तरह है।
हमारा क्या होगा? ये एक पहाड़ की तरह है। नहीं, एक बार देखना बेटा, उसमें ग्रुप में मैंने शायद भेजा कि नहीं भेजा लिंक, वो एक अपना नया वाला ग्रुप है ना उसमें, वो A to Z अभी बनाया था जो, शायद मैंने भेज नहीं पाया, उसमें भेज दी, फाउंडेशन बैच में, है ना? तो आई मेरी बात समझ में? तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है हमारे को? इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाने में आ रही है। कि इनका अगर कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तब तो ठीक है, पर अगर कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है तो होगा सब CPC हमारी सबसे टफ। आपको एक चीज मैं बताऊं, CRPC प्लस CPC 50 नंबर आप पूरे ला सकते हो। जेलो के पेपर में 50 नंबर पूरे के पूरे ला सकते हो। लेकिन बात क्या है कि तरीका, फिर हम CPC को क्या मान लेते हैं कि यार बड़ा टफ है। और आपको एक चीज मैं बताऊं, अगर आपको पास करना है तो एवरेज 45 से ऊपर नंबर लाने होंगे। तो ये तो नई वैकेंसी किसकी है? JLO की 12 सीटों वाली है। आगे बड़ी वैकेंसी भी आएगी, है ना? तो कुल मिलाकर के कितना होगा? 45 से ऊपर का एवरेज तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में रखना होगा, तब जाकर के सिलेक्शन हो। और सबसे बड़ा पहाड़ अगर आपको कहीं लगता है पूरे सिलेबस में, तो क्या लगता है? CPC। और CPC की वजह से क्या होता है, CPC टफ नहीं है, हम टफ बना रखी है। जैसे इंग्लिश टफ है क्या? लेकिन नहीं पढ़ते हैं, डर है कि अंग्रेजी नहीं आती। और वो इतना कायम है कि हमारा विश्वास अटूट है कि अंग्रेजी टफ है, हम नहीं सीख सकते। और आप एक बार ये चीज धारणा कर लो कि भाई साहब ये चीज तो क्या है, टफ है, कुछ नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? है ना? हाँ, फिर क्या आते हैं हम? चलिए, तो हमारी क्या है कि CPC को लेकर के क्या है, धारणा बनी हुई है कि भाई हमारे को क्या करना है। इसलिए CPC सबसे इजी सब्जेक्ट, प्रोसीजर के साथ चलो, CPC से इजी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। और प्रोसीजर कहां से शुरू होती है? सेक्शन 26। प्रोसीजर कहां से स्टार्ट होती है? सेक्शन 26। 26 जनरल रूल, सेक्शन 4 इसकी प्रोसीजर। लेकिन पढ़ो कैसे? प्रैक्टिकल बेस। आगे बात समझ, प्रैक्टिकल बेस। फिर उसके बाद में 27 आता है, उससे पहले की प्रोसीजर क्या है, वाद पत्र कैसे तैयार होगा, कौन जोड़ सकता है कौन नहीं जुड़ सकता है। तो एक से लेकर के कहां तक, 7 तक सारे के सारे रूल्स लागू होंगे, 5 को छोड़ करके। बात क्या है कि आप पढ़ो, कैसे पढ़ो? प्रैक्टिकली। जैसे हम CPC को स्टार्ट करते हैं तो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 25 तक CPC के सामान्य नियम बता रखे।
1 से लेकर 25 में कहीं पर भी रूल्स का कोई लेना देना नहीं। और सेक्शन 26 के बाद में रूल्स का लेना देना शुरू हो जाता है। आप यहीं से कॉम्बिनेशन बनाते चलो, तो यहीं से क्या करते चलो, कॉम्बिनेशन बना सकते। तो बस एक चीज मैं बताऊं आपको, इन्होंने एक चीज गलत की है। क्या? वो ये कि सेक्शन 21 को इन्होंने बीच में डाला। ठीक है, सेक्शन 21 कब होता है? सेक्शन ऑर्डर 40 होता तो श्योर, ऑर्डर उसके बाद 21। क्यों? कि 22 से लेकर 40 तक की जो भी प्रोसीजर है वो भी पार्ट ऑफ ट्रायल ही है। भाई वाद का उपशमन, एफिडेविट पेश करना, श्योरिटी लेना, ये सारे के सारे क्या है? पार्ट ऑफ प्रोसीजर है। निर्णय से पहले डिक्री, निर्णय से पहले पूर्व की अस्थायी आदेश, ये सारे क्या है? पार्ट ऑफ ट्रायल ही तो है। तो अब आप ये देखो कि जिस दिन जजमेंट आ गया उसके बाद में डिक्री हो गई, है ना? जजमेंट और डिक्री में क्या फर्क होता है? जजमेंट और डिक्री में क्या फर्क है? भाई मैं ये कहूं कि ये इस चीज का हकदार है, ये तो गया क्या? जजमेंट। और कौन सा पार्ट इसको मिलना चाहिए? ये डिक्री। यानी जो आपके हक को फाइनल करे वो तो निर्णय हो गया। और जो आपके निर्णय के लिए, जैसे मान लो क्रिमिनल की बात करें, क्रिमिनल में क्या होता है? दोष सिद्धि या दोष मुक्ति, ये तो हो गया क्या? जजमेंट। और उसके बाद में क्या किया जाता है? सेंटेंस दिया जाता है, दंड के बिंदु प्रसन्न करके। वैसे ही एनफोर्स किसको किया जाता है? जजमेंट को या सेंटेंस को? किसको? सेंटेंस को। इसी प्रकार सिविल की बात करें तो निर्णय में तो क्या कर रहा है? वो ये तय कर रहा है कि इस रिलीफ का हकदार कौन है। रिलीफ कैसे दी जाएगी ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? डिक्री के द्वारा किया जाता है। आगे बात समझ। डिक्री अधिकार और दायित्व प्रदान करती है। जैसे वहां सेंटेंस होता है, यहां पर डिक्री। समझ गए? एनफोर्स डिक्री का होता है। अब डिक्री का एनफोर्स कैसे होगा? दो तरीके से होगा, या तो एग्जीक्यूशन करके या अपील करके। तो इसलिए सेक्शन 40 की जगह तो होना चाहिए था क्या? 21। और 41 में फिर आपका क्या था? नहीं, बाकी तो पार्ट ऑफ क्या है? ट्रायल ही तो है। वाद का उपशमन होना, पक्षकारों के, है ना? प्रतिभूति लेना, ये सारा का सारा क्या है? समझौता की डिक्री, ये सारी की सारी क्या है? वाद को वापस लेना, ये सारा का सारा क्या है? निर्णय से पहले डिक्री, अवैस का वाद, ये सारे के सारे क्या है? अकिंचन का वाद, पार्ट ऑफ ट्रायल ही है ना। तो ये उसके बाद में होना चाहिए। तो थोड़ा सा क्या है, इसमें प्रोसीजर के बीच के पार्ट में इन्होंने गड़बड़ करी। प्रोसीजर के बीच के पार्ट में इन्होंने गड़बड़। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? इसलिए सेक्शन 41 अगर इसके साथ होता 21, तो सारी प्रोसीजर एक क्रम में चलती। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? उसका क्रम तोड़ दिया। लेकिन आप ये सोचो कि 1908 में बनी, तो लो तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था ना। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तब जाकर के लास्ट में याद आया कि डेफिनेशन क्लोज भी होता है। तब जाकर के हमने फिर 66 में डेफिनेशन क्लोज डाला। सबसे आखिरी में डेफिनेशन क्लोज कौन से एक्ट में आता है?
लेकिन हमने हमारे संविधान में डाला क्योंकि भूल गए, अब जगह ही नहीं थी। तो सारा का सारा संविधान हमारा हैंड मेड है, कोई टाइपिस्ट नहीं है कि टाइप किया हुआ है। सारा का सारा क्या है, जो ओरिजिनल है उसकी हस्तलेख की प्रति है। अब कहाँ डाले, आगे तो डाल नहीं सकते, फिर वो तो लिख गया। अब ये तो है नहीं कि काट दे, इसलिए फिर हमने 366 में क्या कर दिया, डेफिनेशन क्लोज कर दिया। सेक्शन 366 में क्या कर दिया हमने, डेफिनेशन क्लोज। अभी बात समझ। तो इसी प्रकार आप भी ये सोचो कि उस वक्त क्या था, डेवलपिंग पोजीशन में था कौन, लो, आना था ही। आगे बात समझ, तो फिर आना था ही। तो इसलिए सीपीसी को जब हम पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके, जैसे कोर्ट में प्रोसीजर होती है वैसे प्रोसीजर के साथ से। आगे बात समझ। अब पहले हम एक बार इसको ब्रीफली देख लेते हैं, किसको, सीपीसी को। भाई ब्रीफली हम प्रैक्टिकली एक बार गुजर लेते हैं, उसके बाद फिर प्रोविजंस के साथ पढ़े। तो हम सबसे पहले कहानी की तरह पढ़े, ठीक। हमें सबसे पहले अगर सीपीसी पढ़नी है तो एक बार कोर्ट की प्रोसीजर से गुजर लो, तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेक्शन कौन सा ऑर्डर कहाँ यूज होता है। आगे बात, अब हम स्टोरी शुरू करते हैं किसकी, सीपीसी की। तो सीपीसी का सबसे पहला क्वेश्चन कि सीपीसी लागू कहाँ होती है। सबसे पहला कि सीपीसी के प्रोविजंस लागू कहाँ होते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। अगर हम प्रैक्टिकल चल रहे हैं कि यहाँ सीपीसी लागू होगी कि नहीं होगी, तो वो कहते हैं राजस्थान में सीपीसी लागू होती है, नागालैंड में लागू होगी कि नहीं होगी, जनजाति क्षेत्रों में लागू होगी कि नहीं होगी। आई बात समझ। तो देखो, सीपीसी के लिए इन्होंने बोला कि सीपीसी पूरे भारत पे लागू होगी, केवल नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। ठीक, क्यों नहीं होगी, सीपीसी क्या है, समाज के नियम। और जनजाति कौन है, तो काका कालेकर आयोग की जो रिपोर्ट है, उन्होंने उन्होंने जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को परिभाषित किया। क्या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र क्या है, कि वो व्यक्ति जो समाज की मुख्य धारा में नहीं है और जंगलों में रहते हैं। वो व्यक्ति कहाँ रह रहे हैं, यानी मैन स्ट्रीम में नहीं है, सोसाइटी की मैन स्ट्रीम में नहीं, कहां पर है, जंगलों में रह रहे हैं। अब जो आदमी जंगल में रह रहा है और एक व्यक्ति समाज में रह रहा है, तो जंगल वाले व्यक्ति जो रह रहा है, समाज वाले व्यक्ति, उनके जंगल में रहने वाले व्यक्तियों के होने या ना होने से समाज वाले व्यक्तियों को क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ। वो कोई काम नहीं आ रहे, तो वो समाज की मुख्य धारा में है ही नहीं। समाज के नियम क्यों मानेंगे भाई, जो आदमी समाज की मुख्य धारा में नहीं है वो समाज के नियम क्यों मानेगा। और फिर दूसरा, कि पहली चीज तो ये मुख्य धारा में नहीं है, कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, और वन्य उत्पाद और चोरी, लूट, डकैती इनकी क्या है, आजीविका का साधन है। यही होता था, जंगल में से निकला, रोका, हो गया। तो इनको समाज के नियमों से क्या मतलब,
भाई जो आदमी समाज में रह ही नहीं रहा उस पर सीपीसी कैसे लागू कर दोगे? नागालैंड पूरा जनजाति क्षेत्र है, तो इन्होंने ये कहा कि नहीं, आप जनजाति और नागालैंड क्षेत्रों पर नियम लागू नहीं कर सकते क्योंकि वो समाज की मुख्य धारा में ही नहीं है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल मना कर दिया कि कभी लागू ही नहीं होगी। इन्होंने स्टेट को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी क्या, कि भाई जिस दिन तुम आए काम करो, इनको पहले क्या करो, समाज की मुख्य धारा में लाओ। ये काम किसका है? स्टेट का है, राज्य का है। और राज्य जिस दिन इनको समाज की मुख्य धारा में ले आएगा, उस हिसाब से आप सीपीसी लागू कर दो, अपने नियम लागू कर दो। आगे बात समझ में? आप क्या कर दो, अपने नियम लागू कर दो। अगर पूरा कर दिया, मुख्य धारा में ले आए पूरा, पाटली किया है तो पाटली, उपांतरणों के साथ किया है तो उपांतरणों के साथ, जितना आपने किया है उस हिसाब से क्या कर दो, आप गजट नोटिफिकेशन द्वारा सीपीसी के प्रावधान लागू कर सकते। आगे बात समझ? तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है क्या जनजाति क्षेत्रों पर सीपीसी के प्रावधान लागू होते हैं? तो जनजाति क्षेत्रों पर डायरेक्टली सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन के द्वारा पूरी, उपांतरित या पार्टली लागू कर सकती है। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले कि सीपीसी लागू कहां हो रही है, तो भाई पूरे भारत पे लागू हो रही है। किसको छोड़ करके? नागालैंड और जनजाति क्षेत्र। पहले जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होती थी, लेकिन कब? 31 अक्टूबर 2019 के नोटिफिकेशन से अब सीपीसी जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। आ गई? तो केवल अब जम्मू किस पे लागू नहीं है? जनजाति। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या था अपने आप से, सीपीसी पढ़ रहे हो तो पहला क्वेश्चन अपने आप से क्या था कि कहाँ लागू होती है, हमारे ऊपर लागू होती है कि नहीं होती? ठीक। फिर इसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन कि भाई आपका कोई मामला है, तो मेरा मामला मान लो, सपोज करो कोई भी मामला है, ठीक, पैसों की रिकवरी का मामला मान लो कि भाई मैंने धर्मेंद्र को 10,000 रुपए दिए, धर्मेंद्र मेरे को वापस नहीं किए, तो मैंने धर्मेंद्र के खिलाफ रिकवरी सूट लाना है। भाई धर्मेंद्र के खिलाफ क्या करना है? रिकवरी सूट करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यार मैं ये रिकवरी सूट कहां लेकर के जाऊं? पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ये जो रिकवरी सूट है मैं कहां लेकर के जाऊं कि जहां से मेरे को 10,000 रुपए मिल जाए? तो आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन आया कि भाई आपको कहां जाना चाहिए? कोर्ट। आई विल आई विल सी यू इन कोर्ट। कि मैं कोर्ट में देख लूंगा, कह तो आए आप, लेकिन आपको पता ही नहीं कि कौन सा कोर्ट। ठीक। अब आपका क्वेश्चन पहला ये हुआ कि आपका क्या है, 10,000 रुपए का रिकवरी सूट है और आपको कहाँ जाना है? कोर्ट में। अब जयपुर सेशन कोर्ट पहुंच गए मान लो आप, सो कोर्ट है। जयपुर सेशन कोर्ट में कितने? 100 कोर्ट। कौन से में जाओगे? कौन से में जाओगे? कोई कह रहा है डीजेआर, कोई कह रहा है एडीजेआर, कोई कह रहा है ये है जेएम फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। वहां जाकर के दिमाग खराब हो गया। यार 10,000 रुपए लेने आए हैं कि दिमाग खराब करने आए हैं हम? पहला क्वेश्चन अराइज हो गया कि भाई मैं कौन से कोर्ट में जाऊं। ठीक। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कौन देगा? सेक्शन 6, 9 और 15 से लेकर 20 ये तय करेगा कि कौन से कोर्ट में जाना है।
आपको ये तो पता चल गया कि मेरे को जाना कहाँ है। आपको पता चल गया कि आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं कोर्ट में आपको क्या करूंगा, देख लूंगा। लेकिन जयपुर सेशन कोर्ट में पहुंच गए, अब आपका क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया कि कौन से कोर्ट पे जाऊं। या तो बहुत सारे कोर्ट है, हर फ्लोर पे कोर्ट है। नहीं, एनआई कोर्ट में जाऊं, एडीजे कोर्ट में जाऊं, डीजे कोर्ट में जाऊं, कौन से कोर्ट में जाऊं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सेक्शन 6। किसकी बात हो रही है, क्या लेने जा रहा हूं, 10,000 रुपये। क्या लेने जा रहा हूं, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का मामला है, मैं कहा जा रहा हूं, कोर्ट। सबसे पहले सेक्शन 6 कहता है कि इन सारे कोर्टों में पहली छटनी कौन कर रहा है, सेक्शन 6। कि भाई देख, आपका मामला, सेक्शन 6 क्या कह रहा है कि अगर आपका मामला 1 रुपये से 2 लाख रुपए का है, तो आपको जाना चाहिए सिविल जज। हमारे यहाँ पर सिविल जज है, सिविल जज जूनियर डिवीजन नहीं है, सीनियर डिवीजन नहीं है। हमारे यहाँ कोर्टों का नाम बदल गया है। तो पहला क्या कह रहा है कि भाई मेरे को कहाँ जाना है, सिविल जज के कोर्ट में जाना है। अगर आपका मामला 2,01,000 रुपये से 5 लाख रुपए का है, तो आपको जाना है सीनियर सिविल जज। आगे बात समझ में। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका राइज हो रहा है कि भाई अगर आपके पास 5 लाख रुपए से 5,01,000 रुपये से अधिक का मामला है, तो हम कहा जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जज। तो पहली चीज आपने आइडेंटिफाई कर ली, कौन सी, 10,000 रुपए का मामला है और कहा जाएगा, सिविल जज। पहली उपलब्धि आपको प्राप्त होगी क्या, यार मेरे को सिविल जज के कोर्ट में। फिर दूसरा, सेक्शन 9 कहता है कि भाई एक बार पता तो कर ले कि तू ला सकता है कि नहीं। तो इन्होंने कहा कि सिविल मामले जो होते हैं, सिविल मामले का मतलब होता है जिसमें राइट और ड्यूटी, भाई जिनमें राइट और ड्यूटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिविल मामला कहते हैं। तो वो कहता है अगर सिविल मामला है तो सिविल जज सुनेगा। 10,000 रुपये लेना है तो राइट ड्यूटी है कि नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर कहीं पर उस राइट को, सिविल मामला है लेकिन अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से बाढ़ कर रखा है, तो फिर आप नहीं ले सकते। अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से क्या कर रखा है, बाढ़ कर रखा है, तो आप उसको नहीं ले सकते। समझ गए। दो, कैसे बाहर कर रखा है, जैसे मान लीजिए कि मैं लेबर क्लास, लेबर क्लास का मतलब है जिसकी भी मासिक आय 17,000 रुपए से कम है, वो लेबर में आता है। और मेरा कोई विवाद है पैसों को लेकर के, तनख्वाह का, तो मैं वहां नहीं जा सकता। कहाँ पे, सिविल कोर्ट में। मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी सर्विस का कोई मामला है तो मैं रेट और कैट में जाऊंगा, है तो सिविल ही। कोई टैक्स का मामला है तो मैं टैक्स ट्रिब्यूनल में जाऊंगा। तो जहां पर बाढ़ कर रखा है उसको छोड़ करके बाकी सिविल कोर्ट को राइट है। और मेरे 10,000 रुपए रिकवरी सूट के लिए किसी ने बाढ़ नहीं कर रखा, इसलिए एक सेक्शन 9 ने भी क्या कर दी, मेरे को हरी झंडी दे दी। अब मेरे पास पहला क्वेश्चन अराइज हुआ क्या, कि मैं कौन से कोर्ट में जाऊं। मैं बड़ा खुश कि सिविल कोर्ट में जाना है। दूसरा क्वेश्चन कि सेक्शन 9 ने भी क्या कर दी,
कि आप ला सकते हो, कहीं से बाहर नहीं है। फिर मैं चला गया कोर्ट में, तो ऐसे सिविल जज के कम से कम 50 जज कोर्ट थे। ऐसे सिविल जज के क्या थे, 50 कोर्ट। फिर मैं कंफ्यूज, यार भाई अब कौन से में जाऊं। इस क्वेश्चन का उत्तर कौन देगा? सेक्शन 15 से लेकर 20 से मेरे को ये लेना पड़ेगा, जो तय करता है कौन सा, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। ये टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, ठीक। अब टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करें तो सर एक 15 बार से लेकर सेक्शन। के 18 में इस स्थावर संपत्ति के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात कही है। वास्तव मामला किस चीज का है? 10,000 की रिकवरी का है, तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन 15 से 18 तो हमारी कोई मदद ही नहीं कर सकती। फिर जंगम संपत्ति और किससे, शरीर के विरुद्ध अगर कोई अपराध किया गया है तो उसका मामला कहाँ है? ये भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। कौन मदद करेगा? सॉरी 90 है ना, मदद कौन करेगा? 20 ये कह रहा है कि एक बात बताओ, टेरिटोरियल जुडिशन में सबसे पहले प्रतिवादी कहाँ रहता है? जहां प्रतिवादी रहता है, कारोबार करता है, या अभिलाभ के लिए काम करता है। रहने का मतलब परमानेंट रेजिडेंस हो गया कि यहाँ ही रहता है। कारोबार का मतलब परमानेंट हो गया कि यही काम करता है। और अभिलाभ के लिए काम करने का मतलब होता है जो सुबह टिप्पण लेकर के जाते हैं, काम करके शाम को अपने घर आ जाते हैं। आगे बात समझ में, कल को लात मार दे तो दूसरी जगह टिफिन लेके चले जाएंगे। लेकिन रेजिडेंस और वो तो निश्चित है, रेजिडेंस और वो तो क्या है, दोनों चीजें निश्चित है। तो वहां पर हमारा मामला चले, आगे बात समझो, तो वहां पर हमारा मामला चले। क्लियर है? दूसरा, जहां कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जहां पर कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जहां पैसे दिए हैं, मांगे हैं और इसने मना किए हैं, वहां दोनों में से, तो मान लो कि ये हमारे कोचिंग का क्षेत्र आ गया, लालकोठी क्षेत्र, जिसका भी कोर्ट होगा उसमें हमारा मामला चलेगा। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल गया, क्या? ये मामला कौन से कोर्ट में? तो आपको ये पता चला कि सिविल कोर्ट में चलेगा, सिविल न्यायाधीश के कोर्ट में चलेगा। और जिसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, मान लो ये जो है, जैसे मान लो MM 3 में या पूर्व में, पश्चिम में, जो भी है जहां मामला जा रहा है वहां का। हमारी बात समझ, तो पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको कहां से मिला? सेक्शन 6, 9 और 15 से लेकर के, ठीक। इसके बाद अगर मान लो किसी को सेट नहीं हो कि नहीं ये कोड सूट नहीं करता, तो 22 से लेकर 25 आपको प्रावधान कराता है कोड चेंज करवा लो। हमने तो सेक्शन 6, 9 और 15 से लेके 20 तक अकॉर्डिंग तय कर लिया। बाकी बर्थडे तो वही है, कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो वो कहेंगी वो चलेगी, हमारी थोड़ी चलेगी। तो हम बड़ों की बात भी माननी पड़ेगी। तो अगर कोई चीज को दिक्कत हो, चेंज करें। समझिए, अब आप कोर्ट में घुस गए और कोर्ट के आगे आपने हाथ जोड़ा होगा, भाई साहब मेरे 10,000 रुपये ले लिए लेकिन आज तक नहीं आए, दिलवाओ साहब। तो ध्यान रखना, अगर क्रिमिनल केस है और कंप्लेंट ओरली भी की जा सकती है, कोर्ट ऑर्डर शीट लिख करके कॉग्निजेंस ले सकते हैं। लेकिन CPC में वाद है,
और वाद क्या हो सकता है? भाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग में डिले नहीं हो सकती, सिविल प्रोसीडिंग में तो डिले हो सकती है, 3-3 साल की लिमिटेशन दे रखी है। अभी बात समझ, 3-3 साल की लिमिटेशन, तो भाई डिले नहीं कर सकते आप। तो आप क्या करो है, तो आपको कोर्ट कहेगा पियोन को कि भाई इसको बाहर लेके जाओ, कोर्ट का टाइम खराब कर रहा है। पियोन ने आपको बाहर छोड़ दिया, वो कहा दोबारा मत घुस जाना, नहीं तो जेल भेज देंगे साहब। वो क्या, मेरे 10,000 रुपए मेरे को पता है कि ये आदमी दिलाएगा, मैंने इस आदमी को कह दिया, मैंने इस आदमी को कह दिया कि पैसे दिला, मैंने इस आदमी को क्या कहा, पैसे दिला, लेकिन ये पैसे फिर किसी बाहर बैठे कोई वकील साहब मिले, पूछा कि यार मेरे को ये तो पता कर लिया कि पैसे ये आदमी दिलाएगा, और मैंने बोला तो इन्होंने धक्के मार के बाहर कर दिया, और पियो ने ये कहा कि दोबारा घुस गया तो जेल में भेज देंगे। कोर्ट का काम क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या करेंगे, वो क्या 10,000 रुपये दिला तो नहीं रहा बल्कि जेल में भेज रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई आप ओरली रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? तो सेक्शन 26 आपने पढ़ा, और सेक्शन 26 आपको कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या था कि सीपीसी कहाँ लागू होती, दूसरा क्वेश्चन का आपका कोई मामला राइज हुआ है, उस मामले को लेकर के कहां से कोर्ट में जाएं, ये कहां से तय हो रहा है, सेक्शन 6, 9, 15 से लेकर के 20 में तय हो रहा है ये बात। दो क्वेश्चनों का उत्तर मिल गया। तीसरे क्वेश्चन में आप कोर्ट के बाहर खड़े हो, भाई कहाँ खड़े हो, कोर्ट के बाहर खड़े हो, और क्वेश्चन अराइज हो रहा है क्या, कहाँ जाए? तो वकील साहब ने उत्तर दिया कि भाई ओरली आप कोर्ट में जाकर के नहीं कह सकते, क्योंकि सीपीसी का सेक्शन 26 प्रावधान करता है कि अगर आप कोर्ट में कोई वाद पेश करना चाहते हो आपका, तो उसके लिए सूट फाइल करने के लिए प्लेंट पेश करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी, वाद पत्र कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लेंट को कोर्ट में पेश करना। आगे बात समझ, कोर्ट में क्या करना पड़ेगा, प्लेंट पेश करना, समझ गए? और साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, शपथ पत्र। ये शपथ पत्र का प्रोविजन इसलिए किया था कि कोई झूठा वाद पत्र पेश ना करे। ये रेस्ट्रिक्शन से किस पर, किस पर, जो लिटिगेशन बढ़ रहा है ना, पेंडेंसी बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में झूठा वाद पत्र पेश ना करे, क्योंकि शपथ पत्र देगा तो शपथ पत्र के आधार पर क्या है, लायबिलिटी। और हमारे यहाँ पर जितनी शपथ पत्र की विधि का वो होता है उल्लंघन, उतना किसी का नहीं होता। हमसे झूठा शपथ पत्र कभी भी ले लो। आज भी मैं इतना कह सकता हूं कि 40% लोगों ने जिन्होंने गाड़ी खरीदी है, उन्होंने झूठा शपथ पत्र दे रखा है आरटीओ ऑफिस में कि साहब हमारे घर पर पार्किंग है इसलिए हमारे को गाड़ी दे दो, और गलियों में गाड़ियां खड़ी हुई है। अगर कार्रवाई करे, 181 की इतने व्यक्तियों पर कार्रवाई हो जाए ना एक बार ढंग से, तो झूठा शपथ पत्र देना बंद हो जाए। किसी भी बात का शपथ पत्र ले लो, होता कुछ ही नहीं। ये जो शपथ पत्र का प्रोविजन किया, किस लिए किया, लिटिगेशन को रोकने के लिए, कम कर, झूठे शपथ पत्र के खिलाफ कार्रवाई कौन से सेक्शन में होती है? है ना, ये लिटिगेशन को कम करने के लिए था। बाकी हम झूठा शपथ पत्र कभी भी लिखवा लो और कहीं साइन करवा लो, क्योंकि इस विधि का कोई होता ही नहीं।
झूठे हैं, शपथ पत्र में किसी को सजा ही नहीं हुई, तो हर आदमी बेफिक्र है। अगर इस लॉ को ढंग से एनफोर्स कर दिया जाए, आधा लिटिगेशन खत्म हो जाए। कि जिस दिन अगर मान लो झूठा पाया जाए, उसी दिन कोर्ट कोग्निजेंस लेकर के सजा कर दे। ठीक है, 2-4 दिन तो घूमिया। चलो ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर मिला। तीसरे क्वेश्चन का, कि आपको क्या करना है, वाद पत्र लड़ना है, और वाद पत्र के साथ शपथ। अब आप कंफ्यूज, यार ये वाद पत्र कैसे तैयार होगा और ये शपथ पत्र कैसे तैयार। इस क्वेश्चन का उत्तर ढूंढने के लिए आप गए, तो आपने 1 से लेकर 4, सॉरी 3, 4 है ना, 4 और 6, 7 से उत्तर मांग। और अगर आपको शपथ पत्र पूछ रही थी, तो ऑर्डर 19 इसका जवाब देगा आपको कि ये शपथ पत्र और वाद पत्र कैसे तैयार। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन उत्पन्न हुआ, वाद पत्र कैसे तैयार करें भाई साहब, तो वाद पत्र कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले सेक्शन 6 ने हाथ खड़ा किया। सेक्शन 6 ऑर्डर, सॉरी किसने, ऑर्डर 6 ने हाथ खड़ा किया। भाई मैं बताता हूं कैसे करो, इसके सामान्य नियम तो मैं ही बताऊं। भाई आप चाहे वाद पत्र तैयार करो, लिखित कथन करो, दोनों किस में आएंगे, अभिवचन में आएंगे। क्या इसमें आएंगे, और इसको तैयार करने का हम बताएंगे कैसे तैयार। तो इन्होंने 2 रूल बताए, सेक्शन ऑर्डर 6 ने क्या बताए, 2 प्रकार के रूल बताए कि किस प्रकार से आपको तैयार करना। ठीक, कैसे तैयार करना है। तो कैसा पहला सिद्धांत है, उनको हम कहते हैं सामान्य सिद्धांत, किसके, प्लीडिंग। सेक्शन 6 कह रहा है कि भाई ये सब में लागू होता है। और दूसरा होता है विशिष्ट सिद्धांत, किसके, प्लीडिंग। तो का सामान्य सिद्धांत में क्या बात होगी, तो का देखो तथ्य लिखोगे, विधि को नहीं लिखोगे। ये नहीं लिखोगे कि इसको साबित करने के लिए क्या विधि है। दूसरा तथ्य लिखोगे, और तथ्यों को शॉर्ट में लिखोगे, डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं। आगे बात समझ, ये लिखने की जरूरत नहीं कि मेरे पास 10,000 रुपए कहां से आए, साहब मैंने उससे उधार लिया। नहीं, उसको 4 बार फोन किया, सीधा बताओ मैंने 10,000 रुपए दिए। तीसरी बात, कि जो तथ्य लिखोगे उनका फैक्ट लिखोगे, उन तथ्यों को किस एविडेंस से साबित करोगे, ये नहीं। तो ये 3 सामान्य नियम बताए। क्या, कि विधि का उल्लंघन क्या किया जाएगा, तात्विक तथ्यों को बताया जाएगा, विधि को नहीं। तथ्यों को संक्षिप्त में लिखा जाएगा, और तात्विक तथ्यों का उल्लेख किया जाएगा साक्ष्य का। ये तो हो गया क्या, सामान्य सिद्धांत, सेक्शन 6 कह रहा है। ठीक, फिर उसके बाद सेक्शन 6 दूसरी बात कह रहा है कि भाई जो भी बनाओ, वो सारा का सारा पैराओं में लिखोगे। कैसे लिखोगे, हर बात का पैरा बनाओगे, पैराग्राफ, है ना। और प्रत्येक पैरा में नंबरिंग करोगे, संख्यांकित करोगे, पैरा फर्स्ट, पैरा सेकंड, पैरा थर्ड, है ना। जहां पर भी हम बात कर रहे हैं किसकी, अंकों में, यानी नंबर्स में कोई बात कर रहे हैं, तो वो आप केवल फिगर्स में नहीं लिखोगे, वर्ड्स में और फिगर्स में दोनों में, जिससे कोई डाउट क्लियर ना हो, डाउट क्रिएट ना हो। फिर होगा, जब ये सारा तैयार हो जाए, तो रूल 14 ये कहता है कि उस पर सिग्नेचर करो। क्या करोगे, सिग्नेचर करो। सिग्नेचर कौन करेगा,
कौन करेगा? तो इसके लिए ऑर्डर 3 हाथ खड़ा करता, कि मैं बताता हूं कौन करेगा, कि वादी या उसका प्राधिकर्ता भी करता। ठीक, और समझना, वादी या उसका मान्यता प्राप्त अभिकर्ता एजेंट और अधिवक्ता, यानी वो दो तो ऑप्शन में है, या तो वादी कर दे या उसकी जगह उसका प्राधिकर्ता भी करता, और एडवोकेट। एडवोकेट अलग से है, यानी दो जनों के साइन होंगे, वादी और उसके अधिवक्ता के, और वादी नहीं है तो उसका प्राधिकर्ता भी करता। और अगला क्वेश्चन ये है कि यार ये वादी और अभिकर्ता कैसे अपॉइंट होता है? तो ऑर्डर 3 ने कहा कि मैं बताता हूं भाई कैसे होता है। अगर आपको प्राधिकर्ता अभिकर्ता को अपॉइंट करना है तो बाय पावर ऑफ अटॉर्नी करना पड़ेगा, और वकील को अपॉइंट करना है तो लिखित और हस्ताक्षरित होगा, यानी वकालतनामा पे साइन होते हैं, रिटर्न में होता है सिग्नेचर। और वो कैसे अपॉइंट होता है? बाय पावर ऑफ अटॉर्नी। वो कैसे अपॉइंट होगा? तो ऑर्डर 14 साइन करने की बात कर रहा है, कौन करेगा ये कौन बता रहा है? सेक्शन 3 बता रहा है, ऑर्डर 3 बता रहा है ना, समझ गए? फिर भाई आपका अगला क्वेश्चन, कि जब ये साइन कर दो तो लास्ट में आप सत्यापन करोगे, वेरिफिकेशन करोगे। जैसे आप पेपर भरते हो, पेपर में आता नहीं कि लास्ट में छोटा सा टिक कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं क्या है, सत्य है। तो आप वेरिफिकेशन करोगे कि कौन सी बात को आप अपने नॉलेज से और कौन सी बात को वकील की सलाह के आधार पर सही मानते हो। इस बात को प्रत्येक पैरा को इंडिकेट करते हुए आप क्या करोगे? वेरिफिकेशन। तो ये आपका क्या है, नियम। रोक है, आपने वाद पत्र तैयार कर लिया, फाइनल नहीं है, कोर्ट इसमें संशोधन कर सकता है। ऑर्डर 16, सॉरी ऑर्डर 6 रूल 16 में तो वो स्वैच्छिक कर सकता है। अगर उसे लगता है कि तंग करने वाला है, तुच्छ है, कलंकात्मक है, परेशान करने वाला है, या रिजु विचार में कार वो करने वाला है ना, तो ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट कभी भी कर सकता है। समझ लो। फिर उसके बाद दूसरी बात, अगर आपको कराना है तो ऑर्डर 17 में एप्लीकेशन लगाओ कि साहब मेरे को यहां संशोधन करना है, और संशोधन के लिए 2 शर्तें रखी गई। एक तो जो मैंने वाद पेश किया है उसकी नेचर चेंज नहीं होगी, और वाद के विवादकों को तय करने के लिए संशोधन करना जरूरी है। अगर ये 2 बातें पूरी करते हो तो आपके एप्लीकेशन पर भी कोर्ट क्या कर सकता है? संशोधन की अनुमति दे सकता है। ठीक? फिर अगला क्वेश्चन अराइज हुआ कि संशोधन आपको कितने दिन में करना होता है? अगर कोर्ट ने स्पेसिफिक पीरियड दिया है तो उतने दिन में, और अगर पीरियड नहीं दिया है तो 14 दिन के अंतर्गत आपको करना है, 14 डेज में आपको ये करना है। आगे बात समझ? फिर वो कहा ठीक है भाई, आपने सिद्धांत तो बता दिए कैसे तैयार करना है, अब इसका परफॉर्मा तो बताओ। तो परफॉर्मे के लिए ऑर्डर 7 खड़ा करता है कि मैं बताऊं। आता है ना वाद पत्र की विशिष्टियां, आता है कि नहीं आता वाद पत्र की विशिष्टियां? तो आपका जो प्रॉब्लम थी उसमें पहला क्वेश्चन क्या था कि सीपीसी कहां लागू होती है? उसका उत्तर किसने दिया? सेक्शन फर्स्ट, कि सीपीसी संपूर्ण भारत पे लागू होती है, जनजाति क्षेत्रों पे, नागालैंड पे नहीं होती, वहां की राज्य सरकार नोटिफिकेशन से लागू कर सकती। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या राइज हुआ, कहाँ जाऊं, कोर्ट को कैसे तय करूं? तो सेक्शन 6, 9 और 15 से लेकर के 20 में यह तय किया गया कि कौन सा। बाकी बड़े लोग चेंज कर सकते हैं, बड़ों के पास पावर होती है।
कहते हैं ना कि समृद्ध को कोई दोष नहीं दुसाई, बड़े कुछ भी कर सकते, बड़ों को सर तो बड़ा सेक्शन मानना ही पड़ेगा। दो क्वेश्चन का सेक्शन उत्तर हो गया। वो बता दो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ कि भाई क्या लेके जाऊं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर था प्लेंट लेकर के जाओ, वाद पत्र और शपथ पत्र लगा करके ले जाओ। अगला क्वेश्चन क्या आया कि प्लेंट कौन तैयार करेगा, उसके नियम क्या है। तो सेक्शन 6 ने कहा कि मैं सिद्धांत बताता हूं, परफॉर्मा आगे वाला बताएगा, लेकिन सिद्धांत मैं बताता हूं लिखना क्या है। तो सेक्शन 6 ने इसको सामान्य नियम और विशिष्ट नियम दोनों दिए। सामान्य नियम में क्या कहा कि तथ्यों का उल्लेख हो, विधि का नहीं, तथ्यों का उल्लेख हो, साक्ष्य का नहीं, और तथ्यों का संक्षिप्त में उल्लेख होना चाहिए। फिर दूसरा कि भाई पैराओं में होगा, प्रत्येक पैरा को संख्यांकित किया जाएगा, अगर नंबर्स है तो दोनों में लिखा जाएगा, फिगर्स और वर्ड्स में दोनों के अंतर्गत लिखा जाएगा। फिर वो साइन करेगा, कौन साइन करेगा, ये वर्षक ऑर्डर 3 कह रहा है कि ये आदमी साइन करेगा। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा वो आपने देखा। फिर वो कहा अगर ये फाइनल नहीं है कि आपने जो पेश कर दिया कोर्ट खुश होकर के एक्सेप्ट कर लेगा। ऑर्डर रूल 16 परमिशन देता है कि कोर्ट भी संशोधन कर सकता है, इसको बोलते हैं अनिवार्य संशोधन, है ना। और 17 में आप लगा सकते हो एप्लीकेशन, लेकिन शर्त दो ही है। एक तो आप जो वाद ला रहे हो उसकी नेचर चेंज नहीं होनी चाहिए, और दूसरी क्या नहीं होना चाहिए, विवादकों के स्त्रीकरण के लिए आवश्यक होना चाहिए। अगर ये दो बातें हो रही है तो वो संशोधन की परमिशन दे सकता है। संशोधन कितने दिन में करना है, आगे बात समझिए। तो पहला क्वेश्चन आपके तय हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कौन सा, कि भाई ये वाद पत्र का परफॉर्मा क्या होता है। सिद्धांत तो हमने पढ़ लिए, एक बार परफॉर्मा भी तो बताओ कि परफॉर्मा कैसे होगा। तो परफॉर्मा के लिए ऑर्डर 7 खड़ा करता है अपना हाथ, मैं बताऊंगा परफॉर्मा, ये ऑर्डर 7 कल बताएगा कि परफॉर्मा कैसे होगा। पहले अपन प्रैक्टिकली एक बार सीपीसी को देख लेंगे, उसके बाद किताब से प्रोविजनों के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। कल देखते हैं, है ना। बाकी 5 मिनट बाद में एविडेंस करेंगे। हेलो। हाँ, हेलो सर। यहाँ पर इस बात की वो नहीं है ना, लोगों को ढंग से एनफोर्स नहीं किया गया, इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत है। और यही लिटिगेशन का सबसे बड़ा रीजन कि अगर हमारे यहाँ पर शपथ पत्र की विधि को अगर ढंग से एनफोर्स कर दिया जाए तो लिटिगेशन वैसे ही कम हो जाए। 5 मिनट बाद में वो करते हैं।